नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की गहराइयों में। हमारे पास इस विषय पर कई जरूरी स्रोत हैं और हमारा काम है इनमें से सबसे काम की बातें, सबसे दिलचस्प जानकारियां निकालकर सामने रखना। कोशिश रहेगी कि ये जटिल लेकिन बेहद अहम विषय आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं एक खोजबीन। बिल्कुल। संविधान देखिए किसी भी देश के चलने का आधार है। भारत का संविधान कैसे बना, इसकी कहानी क्या है और आज ये हमारे सिस्टम को कैसे चलाता है, ये समझना वाकई दिलचस्प है। हम आज़ादी से पहले के कुछ कानूनों से लेकर, मतलब ब्रिटिश काल के एक्ट से लेकर आज की व्यवस्था तक के सफर पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये संविधान होता क्या है, एकदम आसान भाषा में कहें तो। हाँ, ये वो किताब है जिसमें देश को चलाने के नियम कायदे लिखे होते हैं। बिल्कुल। सरकार कैसे बनेगी, उसके अलग अलग अंग, जैसे कानून बनाने वाली संसद, कानून लागू करने वाली सरकार और इंसाफ करने वाली अदालतें, ये सब कैसे काम करेंगी, उनकी ताकतें क्या होंगी, सीमाएं क्या होंगी, ये सब इसी में तय होता है ना। हाँ, और इसका महत्व सिर्फ नियम बनाने तक ही नहीं है, ये तय करता है कि समाज में ताकत किसके पास होगी, मतलब शक्ति का वितरण कैसे होगा, सरकार की शक्ति पर क्या लगाम होगी। यह सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, हमारे आदर्श क्या हैं। ये समाज को एक पहचान देता है, एक दिशा देता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसे आपने कहा, कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही। ये समय के साथ बदलता है, विकसित होता है, और सिर्फ बदलाव ही नहीं, पुरानी परंपराएं, अदालतों के फैसले, वो सब भी इसे लगातार नया रूप देते रहते हैं। अब भारत का संविधान एकदम से तो बना नहीं, इस पर ब्रिटिश राज का काफी असर दिखता है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, शायद पहला कदम था कंपनी के राज में कुछ नियम लाने का। हाँ, एक तरह से पहला लिखित ढांचा कह सकते हैं उसे। फिर धीरे धीरे कई कानून आए जिन्होंने भारत में आज के सिस्टम की नींव रखी। सही कहा। और फिर संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाने का विचार भी धीरे धीरे पनपा। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार ये आइडिया दिया था। अच्छा। फिर कांग्रेस ने भी मांग उठाई और 1938 में नेहरू जी ने कहा कि ये सभा वयस्क मताधिकार यानी आम लोगों के वोट से चुनी जानी चाहिए। अंग्रेज सरकार ने शुरू में आनाकानी की होगी, जाहिर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक मंजूरी दी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, पर बात बनी नहीं। क्यों, क्या हुआ था? क्योंकि मुस्लिम लीग अलग देश की मांग पर अड़ी थी और क्रिप्स प्रस्ताव उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसमें 3 ब्रिटिश मंत्री थे और इसने वो योजना पेश की जिसके आधार पर संविधान सभा बनी। इसने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग तो नहीं मानी, पर एक ऐसा सिस्टम सुझाया जिससे संविधान सभा बन सके। अच्छा, तो ये सभा बनी कैसे? इसमें कौन लोग थे, क्या संरचना थी इसकी? इसकी बनावट भी खास थी। कुल करीब 389 सीटें तय हुईं। इनमें से ज्यादातर ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थीं और कुछ सीटें देसी रियासतों के लिए रखी गई थीं। और सीटें कैसे बंटी? सीटें मोटे तौर पर आबादी के हिसाब से बांटी गईं, करीब 10 लाख लोगों पर एक सीट। और प्रांतों की सीटों को मुख्य समुदायों, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी आबादी के अनुपात में बांटा गया था। तो क्या इन सीटों के लिए आम चुनाव हुए थे जैसे आज होते हैं? नहीं, सीधे आम चुनाव नहीं हुए थे। प्रांतों की सीटों के लिए सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने ही चुना था, एक खास तरीके से, जिसे एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, आसान भाषा में समझे तो कोशिश ये थी कि विधानसभा में जिस पार्टी या समूह का जितना हिस्सा था, उसे संविधान सभा में भी लगभग उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। समझ गया। और देसी रियासतों का क्या? देसी रियासतों के प्रतिनिधि वहां के राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। तो ये सभा मतलब कुछ चुनी हुई थी, कुछ मनोनीत, आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामांकित। और फिर चुनाव हुए 1946 में? हाँ, जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, 208 सीटें। मुस्लिम लीग को भी 73 सीटें मिली और कुछ सीटें छोटे समूहों और आजाद उम्मीदवारों को गईं। तो इसी सभा ने फिर हमारे संविधान को बनाने का ऐतिहासिक काम शुरू किया। बिल्कुल। संविधान की शुरुआत होती है उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से। इसे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें पूरे संविधान का सार है, हमारे आदर्श, हमारे लक्ष्य, सरकार का रूप क्या होगा और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। वो मशहूर कानूनविद थे एन.ए. पालखीवाला,
उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। हाँ, कितनी सही उपमा है। और इसका आधार नेहरू जी का वो उद्देश्य प्रस्ताव था जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। प्रस्तावना का आइडिया कहीं और से लिया गया था। हाँ, आइडिया तो अमेरिकी संविधान से आया, जो शायद पहला लिखित संविधान था जिसमें प्रस्तावना थी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि हमारी प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई प्रस्तावना का असर दिखता है। अच्छा। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये बदली भी है। 1976 में 42वें संशोधन से इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों का मतलब क्या है, खासकर भारतीय संदर्भ में? जैसे समाजवादी, क्या ये रूस या चीन जैसा समाजवाद है? नहीं, अच्छा सवाल है। जब प्रस्तावना भारत को समाजवादी कहती है तो स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब पश्चिमी देशों जैसा या कहें कि कम्युनिस्ट देशों जैसा राज्य नियंत्रित समाजवाद नहीं है। ये भारत का अपना मॉडल है जिसमें लोकतंत्र के साथ साथ गरीबी, असमानता और शोषण को कम करने पर जोर है। मतलब एक लोक कल्याणकारी राज्य की भावना है इसमें। और पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। सभी को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने की आजादी देगा। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा। ठीक है, और प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या हैं? आपने कहा सार है इसमें। हाँ, मोटे तौर पे 4 बातें हैं। पहली, शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग, यानी संविधान को शक्ति भारत की जनता से मिलती है। दूसरी, भारत का स्वरूप कैसा देश होगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हर शब्द का अपना गहरा मतलब है। सही। तीसरी, संविधान के उद्देश्य क्या हासिल करना चाहते हैं? तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ाने वाली। और चौथी बात? चौथी, लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान सभा ने इसे अपनाया था। बहुत स्पष्ट। अब प्रस्तावना के बाद संविधान के पहले भाग में आते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहां राज्यों का संघ कहने का क्या मतलब है? राज्यों का परिसंघ क्यों नहीं कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहने का मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका बना था। और दूसरी, शायद उससे भी जरूरी बात, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। मतलब राज्यों की सीमाएं, नाम बदले जा सकते हैं, नए राज्य बन सकते हैं, वो विनाशी हैं। लेकिन देश यानी संघ हमेशा एक रहेगा, वो अविनाशी है। और ये राज्यों की सीमाएं बदलने या नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति संसद के पास है। संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है। और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद मौजूदा राज्यों को तोड़कर, जोड़कर, उनकी सीमाएं या नाम बदलकर नए राज्य बना सकती है। और इसके लिए क्या संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है? नहीं, अनुच्छेद 4 ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। ओके। इसके बाद आता है नागरिकता का सवाल। ये संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। हाँ, नागरिकता ये बताती है कि कौन इस देश का सदस्य है, किसे यहाँ सारे राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलेंगे और किसकी इस देश के प्रति निष्ठा है। भारत में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य जैसे महाराष्ट्र या पंजाब या तमिलनाडु के अलग से नागरिक नहीं। अच्छा। ये अमेरिका से अलग है, जहां दोहरी नागरिकता होती है, एक फेडरल यानी पूरे देश की और एक उस राज्य की जहां आप रहते हैं। ठीक है। और नागरिकता मिलती कैसे है या खत्म कैसे होती है?
क्या ये सब संविधान में लिखा है? संविधान में शुरुआती प्रावधान है कि संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक होगा, लेकिन आगे के लिए अनुच्छेद 11 ने ये तय करने का अधिकार संसद को दिया है। संसद ने 1955 में नागरिकता कानून बनाया, जिसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं। तो उस कानून के हिसाब से नागरिकता कैसे मिलती है? मोटे तौर पर 5 तरीके हैं। जन्म से, वंश से अगर माता पिता भारतीय हैं, रजिस्ट्रेशन से, देशीयकरण जब कोई विदेशी लंबे समय तक भारत में रहकर कुछ शर्तें पूरी करता है, या फिर अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल होता है तो वहाँ के लोगों को। और खत्म कैसे हो सकती है? 3 मुख्य तरीके हैं। अगर कोई खुद भारतीय नागरिकता छोड़ दे, स्वेच्छा से त्याग। अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है, बर्खास्तगी। या सरकार कुछ खास आधारों पर, जैसे धोखाधड़ी से नागरिकता लेने पर, किसी की नागरिकता छीन सकती है, वंचित करना। समझ गया। अब आते हैं संविधान की सबसे चर्चित हिस्से पर, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बिल्कुल, ये वो अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब उसकी पूरी तरक्की के लिए जरूरी माने गए हैं। ये एक तरह से सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं और नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। अनुच्छेद 12 और 13 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य या सरकार का मतलब क्या है, जिसके खिलाफ ये अधिकार मिलते हैं। इसमें संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकारें और यहाँ तक कि सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। और अनुच्छेद 13 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संसद बनाए या पहले से चला आ रहा हो, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है या उन्हें कम करता है तो वो उस हद तक शून्य यानी अवैध माना जाएगा। ये न्यायिक समीक्षा का आधार भी है। कौन कौन से मुख्य अधिकार हैं इसमें? कई महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जैसे समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें कानून के सामने सब बराबर हैं। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही है। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है। छुआछूत का अंत है। और फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांति से सभा करने, संघ बनाने, देश में कहीं भी आने जाने, बसने, कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी शामिल है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो बहुत व्यापक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 है, जो बेगार और बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28 है, जो सभी को अपना धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। और अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 है, ताकि वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रख सकें और अपने शिक्षण संस्थान चला सकें। और इनमें सबसे खास कौन सा है? आपने कहा था कुछ। यकीनन अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अगर सरकार आपके किसी मूल अधिकार का हनन करती है तो आप सिर्फ शिकायत नहीं कर सकते, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसे लागू करवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह। ये नागरिकों के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। मूल अधिकारों के बाद आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। ये क्या है? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका मकसद है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, यानी एक ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था ना देखे, बल्कि लोगों की भलाई, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम करे। ये सिद्धांत सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि कानून बनाते समय या नीतियां बनाते समय किन आदर्शों और लक्ष्यों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण की रक्षा वगैरह। क्या ये भी मूल अधिकारों की तरह कोर्ट में लागू करवाए जा सकते हैं अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो? नहीं, यही मुख्य अंतर है। ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, यानी ये गैर न्यायोचित है। आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार फला निर्देशक तत्व लागू करे। लेकिन संविधान कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाना राज्यों का कर्तव्य है कि इन तत्वों को लागू करें।
तो ये विचार कहाँ से आया कि कुछ अधिकार लागू हों और कुछ नहीं? संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। उन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक जिन्हें कोर्ट लागू करा सके, मूल अधिकार, और दूसरे जो सरकार के लिए नैतिक निर्देश हों, निदेशक तत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें भारतीय राज्य व्यवस्था का अनोखा लक्षण बताया और कहा था कि ये आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। अच्छा, और फिर है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भाग 4A में है। ये कब आए? ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, इमरजेंसी के दौरान। हाँ, उस समय ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जुड़े गए थे और सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। शुरू में 10 कर्तव्य थे। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य, जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य बनाता है। क्या इनका पालन करना अनिवार्य है, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना? निदेशक तत्वों की तरह ये भी सीधे तौर पर कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। मतलब कर्तव्य न निभाने पर आमतौर पर कोई कानूनी सजा नहीं है, जब तक कि किसी कर्तव्य को लागू करने के लिए संसद अलग से कानून न बना दे। लेकिन ये नागरिकों के लिए एक तरह के नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना वगैरह। इनसे उम्मीद की जाती है कि नागरिक इनका पालन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार के ढांचे की। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ। हाँ, सरकार के ये 3 मुख्य अंग हैं। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना और देश का प्रशासन चलाना। केंद्र में इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आते हैं। राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होते हैं। भारत में कौन सी प्रणाली है, अध्यक्षीय या संसदीय? भारत में केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र के लिए और 163, 164 राज्यों के लिए ये व्यवस्था करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि कार्यपालिका यानी सरकार अपनी नीतियों और कामों के लिए विधायिका यानी संसद या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, खासकर लोकसभा या विधानसभा के प्रति। मतलब विधायिका सरकार से सवाल पूछ सकती है, उसे नियंत्रित कर सकती है और अविश्वास प्रस्ताव से हटा भी सकती है। और विधायिका का काम क्या है? विधायिका का मुख्य काम है कानून बनाना। केंद्र में इसे संसद कहते हैं, जिसके 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। राष्ट्रपति भी विधायिका का हिस्सा है? हाँ, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति से ही कानून बनता है। राज्यों में विधानमंडल होता है, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा होती है। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, जो दूसरा सदन होता है राज्यसभा की तरह। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? लोकसभा निचला सदन है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये अस्थायी सदन है, हर 5 साल में या उससे पहले भंग हो सकती है। राज्यसभा ऊपरी सदन है। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं और कुछ राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। और तीसरा अंग न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों को बचाना और विवादों को सुलझाकर न्याय देना। भारत में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत मतलब? की न्यायिक प्रणाली है, जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट है और उनके नीचे जिला अदालतें और बाकी निचली अदालतें। अधीनस्थ न्यायालय। ऐसा नहीं है कि केंद्र के कानूनों के लिए अलग अदालतें हों और राज्यों के लिए अलग, जैसा कुछ और संघीय देशों में होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी अदालतों पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उच्चतर न्यायपालिका और बाकी को अधीनस्थ न्यायपालिका कहते हैं।
निचली अदालतें हाईकोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती हैं। ठीक है, अब एक और अहम पहलू पर आते हैं। भारत एक संघीय देश है, यानी शक्तियां केंद्र और राज्यों में बंटी हैं। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है। ये संतुलन कैसे काम करता है? बिल्कुल। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया है। विधायी यानी कानून बनाने की, प्रशासनिक यानी लागू करने की, और वित्तीय यानी पैसे संबंधी। कानून बनाने की शक्ति 3 सूचियों में बटी है। संघ सूची, जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, इन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, इन पर मुख्यतः राज्य कानून बनाते हैं। और संवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, इन पर दोनों बना सकते हैं, पर अगर टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। अच्छा, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का भी बंटवारा है, लेकिन कई प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, खासकर आपातकाल जैसी स्थितियों में, या जब राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना जरूरी हो। इसी को भारतीय संघवाद की केंद्राभिमुखता या यूनिटरी बायस कहते हैं। न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, वो एकीकृत है। और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज का क्या? उनका प्रशासन कैसे चलता है? संविधान का भाग 8 उनके बारे में है। ये वो इलाके हैं जो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के तहत आते हैं। इनका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं। संसद इनके लिए कानून बनाती है। दिल्ली और पुदुचेरी में तो विधानसभाएं भी हैं। हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 239A दिल्ली के लिए किए गए हैं, जिनके तहत उनकी अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद भी है। लेकिन उनकी शक्तियां राज्यों की तुलना में सीमित होती हैं और उपराज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार होते हैं। इसके अलावा संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं, जैसे अनुच्छेद 371 और उसके तहत आने वाले अन्य प्रावधान 371A से 371J तक। ये महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक जैसे कई राज्यों के कुछ खास इलाकों के विकास या वहां के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनकी विशेष ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए। और अनुच्छेद 370? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्थायी प्रावधान था, जिसके तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। इसका ऐतिहासिक संदर्भ स्रोतों में दिया गया है, हालांकि अब स्थिति बदल चुकी है। आखिर में राजभाषा के बारे में क्या कहता है संविधान? क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? ये एक आम धारणा है, लेकिन संविधान का भाग 17 जो राजभाषा से जुड़ा है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, वो किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देता है। अनुच्छेद 343(1) हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करता है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या फर्क है? राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, ये एक भावनात्मक या सांस्कृतिक विचार ज्यादा है। तो क्या सारा सरकारी काम सिर्फ हिंदी में होता है? नहीं, अनुच्छेद 343(2) में ही कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 साल तक यानी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग भी सरकारी कामों में वैसे ही जारी रहेगा जैसा पहले होता था। बाद में जब 1965 आने वाला था और दक्षिण भारत में भाषाई चिंताएं उभरी, तो संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पास किया। उसने क्या किया? उसने ये व्यवस्था की कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग संघ के सभी सरकारी कामों और संसद की कार्यवाही के लिए अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। तो आज भी केंद्र सरकार के काम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल होता है। तो ये थी भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की कुछ अहम बातों पर हमारी आज की चर्चा। हमने समझा कि संविधान क्या है, कैसे बना, इसकी प्रस्तावना क्या कहती है, फिर नागरिकता, मूल अधिकार, कर्तव्य, सरकार के अंग कैसे काम करते हैं, केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं और राजभाषा की स्थिति क्या है। ये वाकई बहुत बड़ा विषय है, हमने तो बस इसकी एक झलक देखी है इन स्रोतों के जरिए। हाँ बिल्कुल, ये तो बस एक परिचय था और इस पूरी बातचीत से मतलब इन सभी पहलुओं को देखते हुए एक गहरा सवाल मन में उठता है। संविधान बनाने वालों ने नागरिकों के अधिकारों, उनके कर्तव्यों और सरकार की अलग अलग शाखाओं की शक्तियों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी।
क्या वो संतुलन आज भी वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था, या आज के बदलते माहौल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उस संतुलन को हमें नए सिरे से देखने, समझने और शायद फिर से परिभाषित करने की जरूरत है? वाकई ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए कि क्या वो मूल ढांचा, वो मूल भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है या उसमें समय के साथ बदलाव की गुंजाइश है। इसी सवाल के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी और ऐसे ही किसी दिलचस्प विश्लेषण के साथ।